नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है नारी मुक्ति। सुबह फ़ोन की घंटी से कृपाली की नींद टूटी। हेलो कृपाली, मैं कल्पेश। हाँ बोलो, क्या कहना है। कहना तो बहुत कुछ है कृपी, पहले ये बताओ तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। यदि हाँ तो आज की पहली गाड़ी से वापस आ जाओ। देखो तुम्हारे बिना पूरी गृह व्यवस्था चरमरा रही है। तुम्हारी नौकरी की बात तो जो मर्जी आए कर लेना। आई प्रॉमिस मैं दखल नहीं दूंगा। पहले घर तो आ जाओ मैडम। कल्पेश के अंदाज पर कृपाली को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कितना भोला, कितना मासूम है मेरा कल्पेश। मम्मी तो न जाने मन में क्या क्या सोच लेती है। यदि पापा मुझे न समझाते, न जाने की कटी पतंग सा मेरा क्या हाल होता। मन ही मन कृपी सोचने लगी। 8 दिन पूर्व कृपी कल्पेश से लड़कर मायके आ गई थी। मसल था नौकरी। कृपी नौकरी करना चाहती थी और कल्पेश इस पक्ष में नहीं था। वजह थी घर में कल्पेश की बीमार माँ। कृपी व कल्पेश के विवाह को अभी 6 माह ही बीते हुए थे। कल्पेश के टूरिंग जॉब के कारण आए दिन वह शहर से बाहर रहता। आज़ाद ख्याल, घूमने फिरने की आदि कृपी को ये दिन बड़े नागवार गुजरते। कल्पेश, मैं सोच रही हूँ कि कोई नौकरी कर लूँ, समय भी कट जाएगा और पैसे भी मिलेंगे, डबल फ़ायदा है। एक दिन कल्पेश को अच्छे मूड में देख कृपी बोली। पर कृपी, माँ का क्या होगा। तुम तो जानती हो ना कि माँ पक्षाघात से लाचार है। कल्पेश ने कहा। क्यों, शादी से पहले भी तो माँ रहती थी ना। अब मेरे आने से ऐसा क्या हो गया। कृपी अपनी बात का विरोध होते देख उत्तेजित हो उठी। तब की बात और थी कृपी, वह तो मेरी मजबूरी थी कि दिन भर आया के भरोसे माँ को छोड़ना ही पड़ता था, वरना मैं नौकरी कैसे कर पाता। पर अब जब तुम आ गई हो तो पराये का सहारा क्यों लिया जाए। तुम माँ के साथ रहती हो तो मैं निश्चिंत होकर काम कर पाता हूँ। कल्पेश ने समझाना चाहा। अच्छा तो अब समझ में आया कि मेरे आते ही तुमने निर्मला बाई को क्यों हटा दिया। मेरी हैसियत इस घर में केवल एक आया की है। तुमने शादी इसलिए की ताकि तुम्हें मुफ्त में नौकरानी मिल जाए। कृपी तमतमा उठी। तुम भी हद करती हो यार। घर के लोगों की देखभाल करने से कोई आया बन जाता है क्या। और रहा तुम्हारे समय काटने का प्रश्न, तो घर में रहकर भी कई काम किए जा सकते हैं। आवश्यकता केवल सोचने समझने की है। कल्पेश भी उत्तेजित हो उठा, पर कृपी ने एक नहीं सुनी। अटैची में कपड़े ठूसकर तमतमाती हुई मायके पहुंच गई। बेटी को अचानक आया देख कल्याणी सकपका गई। बात क्या है बेटी, लड़कर आई हो क्या। कृपी के तेवर देखकर कल्याणी ने पूछा। जवाब में रोते रोते कृपी ने पूरी बात माँ को बताई। नारी मुक्ति मोर्चा का अध्यक्षा कल्याणी को भला यह बात कहाँ इजम होनी थी। बेटी के कृत्य की प्रशंसा कर उसकी बहादुरी को बढ़ावा देने का कार्य जारी भी था। तभी देवांश भी बाजार से लौटे। पूरा वाक्य जानकर कुछ क्षण चुप रहे। बेटी का बचपना उन्हें अखर गया। इसके बावजूद चुप्पी साधे रहे, क्योंकि जानते थे कि कल्याणी के समक्ष उनकी हर बात हवा में सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। अतः उन्होंने एकांत में कृपी से बात करने का मन बनाया। 1-2 दिन के पश्चात देवांश ने कृपी को अपने पास बुलाया। बेटी, पता नहीं मैं तुम्हें समझा पाऊंगा या नहीं, पर पहले एक वादा करो कि तुम मेरी बातों को अन्यथा न लोगी। बात क्या है पापा, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं। बोलिए ना प्लीज़, कृपी बोली। देखो कृपी, मेरे कहने समझाने का आशय यह कतई नहीं है कि तुम्हारे आने या यहाँ रहने से हमें किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है। असल में एक बेटी को घर परिवार बनाने की, सद्भाव, प्यार, सामंजस्य से उसे सींचने की, फलने फूलने की शिक्षा माँ द्वारा ही दी जानी चाहिए। आज मैं उसमें हस्तक्षेप कर रहा हूँ, या कहना चाहिए कि हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विवश हो गया हूँ बेटी, पर अब भी चुप रहा तो जानता हूँ हमारे जीवन का भी वही हर्ष होगा जो तुम्हारी दीपाली दीदी का हुआ है, और यदि ऐसा हुआ तो मैं स्वयं को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। बेटी, मैं यह नहीं कहता कि कल्याणी ने तुम्हें सही शिक्षा नहीं दी या नहीं दे सकती। वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारी माँ दिल की जितनी साफ है उतनी ही स्वभाव से जिद्दी भी। दीपाली का तलाक भी उसी जिद का नतीजा है।
कृपि मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में जितना योगदान आनुवांशिकता का होता है, उतना ही योगदान परिस्थितियों का तथा घर के परिवेश का भी होता है। तुम्हारी माँ ने बचपन से युवा होने तक पुरुष का केवल विधस रूप ही देखा था। आए दिन तुम्हारे नाना जी नानी जी को डांटते पीटते रहते थे और नानी चुपचाप सारे जुर्म होठ सिलकर सहती रहती थी। कल्याणी तब मन ही मन पिता के विरुद्ध आक्रोश से भर उठती, परंतु उनके दबदबे से वह आक्रोश बजाय बाहर निकलने के मन के अंदर ही संचित होता गया। मुझसे विवाह पश्चात मैं देखता कि शुरू में तुम्हारी माँ हर छोटी मोटी बात पर बिफरती बरस पड़ती। पहले तो मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया, परंतु जब धीरे धीरे मैं कल्याणी के अतीत से परिचित हुआ, तब मेरे मस्तिष्क में यह बात स्पष्ट हो गई कि अब तक मन में भरा आक्रोश कल्याणी को सामान्य व्यवहार करने ही नहीं देता। तब शुरू में मैंने यह रास्ता खोजा निकाला कि कल्याणी को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया था। सोचा था असहाय बेसहारा दुखी प्रताड़ित महिलाओं की मदद से शायद कल्याणी के मन में भरा आक्रोश बाहर निकल जाएगा, परंतु मेरा अनुमान गलत साबित हुआ। यद्यपि कल्याणी भी खुशी से इस कार्य के लिए राजी हो गई, वह धीरे धीरे इन कार्यों में सक्रिय भी हो गई, परंतु कृपि मैंने देखा कि धीरे धीरे तुम्हारी माँ का यह व्यवहार स्थायी होता गया। वह नारी मुक्ति के कार्य करते करते उसने इसकी परिभाषा ही गलत कर दी। कल्याणी के लिए अब केवल पुरुषों का विरोध ही नारी मुक्ति का प्राय रह गया था। मैं जब जब उसे समझाने का प्रयास करता, वह मुझ पर बरस पड़ती। उसकी जिद दिन ब दिन और अधिक बढ़ती गई। इसके लिए शायद मेरा अत्यधिक लचीला व्यवहार भी जिम्मेदार रहा है, पर मैं भी क्या करता, यह मेरा स्वभाव था। न मैं शक्ति बरस सका, न तुम्हारी माँ जिद छोड़ सकी। जीवन में पति पत्नी दोनों ही ठन जाए तो नतीजा क्या होता है, यह तुम दीपाली को देखकर समझ सकती हो। दीपाली व रुपेश के बीच कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था। तुम्हारे रुपेश जीजाजी ने केवल यही तो चाहा था ना कि उनके बुजुर्ग माँ बाप की खुशी के लिए दीपाली को घर में साड़ी पहननी होगी, पर्दा करना होगा। दीपाली की छोटी सी भूल को तिल का तार बनाने में तुम्हारी माँ का हस्तक्षेप ही प्रमुख रहा है। हाँ, ठीक है कि हमारी मान्यता अलग है। हम लोग मानते हैं कि केवल सर ढकने का अर्थ बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं होता, बल्कि व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि अन्य लोग हमारी तरह ही सोचते हों। किसी के दृष्टिकोण में परिवर्तन, विशेषकर बुजुर्गों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो पाना इतना सहज नहीं होता। इसके लिए पर्याप्त धैर्य और आवश्यकता होती है। स्नेह से, विनम्रता, तर्कों से, शालीनता से, थोड़ा झुककर, सामंजस्य रखकर प्रयास किया जाए तो कोई शक नहीं है कि बड़े बुजुर्ग हमारी परवाह करेंगे। यदि दीपाली रुपेश की ये सारी बातें समझती मानती तो आज एक खुशहाल परिवार की धुरी बन जाती। दीपाली का व्यवहार थोड़ा लचीला व विनम्र होता तो शायद रुपेश भी उसका सहयोग करते। थोड़े से समर्पण के बदले में प्राप्त ढेर सारी खुशियों का सौदा आखिर घाटे का सौदा तो नहीं हो सकता ना। पर दीपाली का विरोधात्मक रवैया उसे आज उस मुकाम पर ले आया जहां आत्मसम्मान के नाम पर नौकरी, पैसा, आरामदायक जिंदगी सब कुछ होते हुए भी घर खाली है। साथ है तो केवल अकेलापन। घर परिवार की असली दौलत होती है छोटी छोटी खुशियाँ, जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से ही प्राप्त होती है। शायद दीपाली भी इस कमी को महसूस करती होगी, परंतु समय के साथ वह स्वयं भी तो निजी स्वतंत्रता की खातिर सारे अवसर पीछे छोड़ आई है। मैं यह नहीं कहता कि स्त्री को अपना भविष्य नहीं बनाना चाहिए या केवल घर की चाकरी ही करनी चाहिए, परंतु परिवार की भलाई के लिए अपनी प्राथमिकताएं स्त्री को स्वयं ही तय करनी चाहिए। मेरे विचार से तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री को जीवन में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार संभालना यदि एक घरेलू गृहिणी की जिम्मेदारी होती है तो कामकाजी महिला इससे बच नहीं जाती। यदि पति गृह कार्यों में सहयोग भी करे तभी गृह व्यवस्था का संचालन स्त्री से बेहतर नहीं कर सकता। कृपि अनावश्यक रूप से घर परिवार को उपेक्षित कर अपने आधारभूत कर्तव्यों को भूलकर यदि तुम कुछ रुपया कमा कर लाती हो तो यह रुपया तुम्हें आत्मसंतुष्टि दे सकता है, तुम्हारे अहं को तृप्त कर सकता है, परंतु
इसके एवज में कौन कौन से सुखों की तिलांजलि तुम्हें देनी पड़ेगी, या कहो स्वतः ही कई सुख तुम्हारी मुट्ठी से फिसलते चले जाएंगे, इसका तुम्हें भान भी ना होगा। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, उन छोटी छोटी खुशियों का मूल्य समझता हूँ जो वक्त के साथ दरवाजे तक आकर दस्तक देते चली गई, परंतु मैं तुम्हारी माँ के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास में उन खुशियों को घर में प्रविष्ट होने का मौका देने के लिए दरवाज़ा खोलने का यत्न भी न कर सका। बेटी, तुम्हें याद होगा बचपन में कई बार तुम और दीपाली जब स्कूल से घर आती थी तब कल्याणी की अनुपस्थिति में तुम्हें तैयार करने से लेकर नाश्ता बनाने तक का काम मैं ही करता था। तुम्हारी माँ को तो कभी अपने नारी मुक्ति आंदोलनों से फुर्सत ही नहीं मिल पाई। घर में बैठकर थके हारे पति की प्रतीक्षा करना, उनके साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए भविष्य के सपने बुनना, स्कूल से लौटते बच्चों के हाथों से भारी भारी बस्तों को दौड़कर उठाना, बच्चों को गर्म दूध देना, नाश्ता देना, पति व बच्चों की पसंद नापसंद के प्रति जागरूकता दिखाना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को अपने हाथों से पूरी करना, बच्चों व पति को घर से बाहर निकलते वक्त बाहर दरवाजे तक छोड़ने आना, उन्हें मुस्कान के साथ विदा करना। न जाने कितने अनगिनत क्षण होते हैं जिन्हें जीने में असीम सुख छिपे होते हैं। जीवन का इतना लंबा अरसा गुजार देने के बाद भी कल्याणी तो इन सुखों से वंचित ही रही और हम भी उसके उस लावण्यमयी रूपी को देखने से वंचित रह गए। कृपी, कभी कभी अपनों की जातियों को खुशी खुशी बर्दाश्त करना भी उनके प्रति अपनी हृदय में छिपे प्रेम के एहसास को प्रदर्शित करना होता है, और बदले में जब कभी किसी अपने के चेहरे पर स्नेह झलकता है व अपने लिए कृतज्ञता के भाव उभरते हैं तो उस अनुभूति को महसूस करने में भी अपार सुख होता है। कृपी, अपने परिवार की प्राथमिकताओं को जानकर व्यवहार करने में ही समझदारी होती है। यदि कल्पेश चाहता है कि तुम नौकरी न करो या माँ जी को तुम्हारी नौकरी करना पसंद नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुम्हारे दुश्मन हैं। उम्मीद तो अपनों से ही की जाती है ना। गलत तो तुम सोच रही हो कृपी। अपनों की सेवा करने से कोई नौकर नहीं कहलाता। मान लो कल्पेश की माँ के स्थान पर तुम्हारी अपनी माँ होती, तब भी क्या तुम ऐसा ही सोचती? कृपी को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। आज पापा ने जीवन की कितनी सूक्ष्म वास्तविकता से परिचित करा दिया। वाकई मैं गलत थी। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, कहते हुए कृपी रो पड़ी। देवांश ने हौले से कृपी के बालों को सहलाते हुए गालों पर थपकी दी। अरे पगली, तुम रो रही हो? यह तो खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास समय पर हो गया, वरना तुम भी जीवन के सच्चे सुख से वंचित हो सकती थी। जाओ, जाकर मुंह धो लो और घर जाने की तैयारी कर लो। मैं स्वयं चलूँगा तुम्हें छोड़ने। कृपी अपना सामान अटैची में जमा रही थी, तभी कल्याणी नारी मुक्ति समिति की बैठक से वापस लौटी। कृपी को सामान जमाते देख आश्चर्य से बोली, ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? कल्पेश का फ़ोन आया था क्या? हाँ माँ, फ़ोन आया था, घर ही जा रही हूँ। कृपी ने अपना कार्य जारी रखते हुए उत्तर दिया। बस एक फ़ोन आया और पिघल गई हमारी कृपी, क्यों? कल्याणी ने तमतमाते हुए कहा। कृपी ने अटैची बंद की व कल्याणी के गले में बाहें डाल दी और मुस्कुराकर बोली, मम्मा नाराज़ क्यों होती हो? कल्पेश मेरी खुशी के लिए मेरी जिद मान गए, तो क्या मैं कल्पेश का दिल रखने के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? कृपी ने देवांश की और मुखाबित होकर कहा। पापा आप नहीं चलेंगे मुझे छोड़ने? देवांश सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। शायद माँ बेटी का वार्तालाप सुनते हुए अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे। कृपी की बात कर तत्काल अखबार को सेंटर टेबल पर फेंक मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और कृपी की अटैची उठाते हुए बोले, भाई मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के इंतज़ार में। कल्याणी कृपी के इस अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण को समझ पाती। इससे पूर्व कृपी और देवांश एक दूसरे को देख एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ घर से निकल पड़े। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।